चलिए बेटा, नेक्स्ट एक थियरम है हमारा जिसका प्रूफ हमें देखना है, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। बहुत आसान प्रूफ है। देखो, वेक्टर्स के अंदर के जो थियरम्स है वो लॉजिक के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको बहुत आराम से लिख पाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो आप उसको रट्टा मार के नहीं लिख सकेंगे। ठीक है। तो बोर्ड के अंदर आपको लग भी सकता है कि चलो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो थ्योरम को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप थ्योरम को स्किप कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं है। क्योंकि जिस बंदे को कॉन्सेप्ट पता है वो थ्योरम हमेशा लिखेगा ही लिखेगा। ठीक है, उसका प्रूफ लिखेगा। तो कॉन्सेप्ट पता नहीं तो एग्जाम्पल भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको थियरम के प्रूफ्स को प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। चीज़ें समझ में आती है कि भैया इसके अंदर क्या कहा जा रहा है। ठीक है। और एग्जाम्पल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती। अब जैसे ये वाला थियरम है, ये थियरम क्या कहना चाहता है कि अगर आपको दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है, दैट इज कॉस थीटा, और आपको गिवन क्या है, उन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है। जैसे एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 एंड N1 दिए हैं, एंड दूसरा लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस L2 M2 N2 दिए हैं। तो ये गिवन है बेटा। दो लाइन से आपके पास एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये है, दूसरे लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ये है, और उन दो लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल निकालना है। तो वो एक्यूट एंगल होगा L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2। ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर जो रिमार्क देखा था ना उसको यूज करेंगे। कैसे? देखिए, ये जिस भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस है उसको हम L1 से डिनोट करेंगे, क्योंकि ये गिवन है। एंड लेट L2 बी द लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस भी L2 M2 N2, ऐसे लिखना होगा आपको। ठीक है, सपोजिशन करके। तो हम लोगों ने ये लिख दिया। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के या फिर वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है इसको हम लोग डिनोट करेंगे E1 बार से। ठीक है। लेट E1 बार बी यूनिट वेक्टर along line L1 and E2 बार be unit vector along line L2। समझ रहे हो बात को, किस दिशा में जा रहे हैं हम? अगर आपका E1 बार इस लाइन का यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे इस वेक्टर के आई कैप जे कैप और के कैप के। सो देयरफॉर आप E1 बार को लिख सकते हो L1 आई कैप प्लस M1 जे कैप प्लस N1 के कैप। अब जिसको पिछले वीडियो के अंदर का रिमार्क समझ में आया है उसी को ये बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब भी किसी लाइन के अलोंग का यूनिट वेक्टर हम लोग लिखते हैं तो उस यूनिट वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस के लिख सकते हो। क्योंकि इस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 है, तो आप लोग इस लाइन का यूनिट वेक्टर जब लिखेंगे तो उसको, उस यूनिट वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप और के कैप जब लिखेंगे आप, तब उसके कोएफिशिएंट्स रहेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दैट लाइन। तो E1 बार is the unit vector along line L1, so I have written this E1 bar in terms of I cap, J cap, K cap, where the coefficients of I cap, J cap, K cap are direction cosine. Similarly, I can write E2 bar. E2 bar is the unit vector along line L2, so that I can write E2 bar in terms of I cap, J cap, K cap in the following way, that is L2 J cap plus L2 I cap M2 J cap plus N2 K cap. Okay. Now if we have to find the acute angle. So how should we proceed? Let us take dot product of these two vectors, that is E1 bar and E2 bar. Now we know that both these vectors are unit vectors, so their scalar product or dot product is 1 into 1 cos theta. Let the angle between these two unit vectors be theta or the angle between line be theta. ठीक है, ये भी मेंशन करेंगे जब थ्योरम का प्रूफ लेंगे कि लेट द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस बी थीटा। सो वी आर गेटिंग E1 बार into E2 बार is cos theta. Magnitude of E1 bar and E2 bar is 1 1, so I have not written here. Now we also have E1 bar and E2 bar in terms of I cap, J cap, K cap. So I will take dot product of these two vectors also. So what we will get? We will get L1 L2 plus M1 M2. Now you people are familiar with this dot product. Okay.
when we take dot product of these type of two vectors, then I cap dot I cap is equals to 1, j cap dot j cap is equals to 1, and k cap dot k cap is equals to 1. So the result of this scalar product will be L1 L2 M1 M2 and N1 N2. Remaining terms will get cancelled because their coefficients will be 0, because the coefficients of the remaining terms will be I cap into j cap, and the not coefficient but the vectors, multiplication of the unit vectors. Angle between them is 90 degrees, that's why their scalar product will be 0, and you are familiar with these kind of things. So now see here, this equation and this equation, what we have here, that left hand side is the same, that is we are doing the scalar product of same two vectors, that's why the result must be equal. So from equation 1 and 2 we can write, so I am writing here implication. Now you are familiar with this sign also, implication. What is implication? Implication, conditional statement that we have seen in the logical reasoning or logic. Okay na? So we equate this, that is cos theta is equals to L1 L2 plus M1 M2 and plus N1 N2. So this is what we have to prove. We are here to find the angle between two lines, and that is what we have proved here. Now they asked us to find acute angle between the given two lines. So if we have to find acute angle, then we will take value of this in modulus. So we will take modulus value, so that we will get positive angle and we will get acute angle. But if the angle is obtuse, then no need to use modulus. Okay, because when angle is obtuse, then this value will be negative, that means that your angle will be in second quadrant. So in second quadrant cos is negative, but they asked us to find acute angle between the two lines, and that's why we have written this. Okay, so this is the proof of the theorem that we have seen here, the angle between the two lines when direction cosines are given. Before this, in some video, in somewhere we have also seen the angle between the two vectors, but at that time we have used I think simple scalar product. We used a simple scalar product to find the acute angle or the angle between two vectors. Okay, so this was the theorem. Now next remark is that what happens if the two lines are perpendicular and parallel? What was that conditions? What will be the condition? So if the two lines are perpendicular, then what will happen? Theta will be 90. So if the two lines are perpendicular, then cos 90 will be 0, and therefore this value will be 0. So this is the condition to identify the nature of the two lines, that is whether the two lines are parallel or perpendicular. So if we find this value 0, then we can say that the given two lines are perpendicular. So mark this as a 1, that when L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equals to 0, then theta is 90 degree. This is a very simple remark that you will be understand easily. Now second remark is this, what हम लोगों ने देखा था कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं पैरेलल लाइंस के, तो उस चीज को यहाँ पर देखेंगे. देखिए अगर दो लाइंस पैरेलल होती है तो क्या होगा, एंगल बनेगा 0. ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो cos 0 का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा. और अगर cos 0 का वैल्यू 1 आता है तो इसका मतलब क्या है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1. ओके, नाउ सॉरी. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल एंगल की भाषा में हो गया. लेकिन अगर मुझे दिखाना है कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शन में होते हैं पैरेलल लाइंस के, तो देखिए यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि दोनों लाइंस पैरेलल है. लेकिन हमें एक और चीज़ पता होती है, कौन सी, कि अगर लाइंस पैरेलल होती है तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होते हैं. इसका मतलब इन दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस L1 विल बी इक्वल टू L2, M1 M2 इक्वल रहेगा एंड N1 N2 विल बी इक्वल. तो इसका मतलब क्या हो रहा है, L1 बाई L2 इज इक्वल टू 1, M1 by M2 is equals to 2 and N1 by N2 is equals to 2 नहीं 1. सो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि L1 by L2 is equals to M1 by M2 is equals to N1 by N2.
तो इससे पता चलता है कि पैरेलल लाइंस की डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं, सॉरी डायरेक्शन हमें रेशोज कहने हैं ना। ओके, तो डायरेक्शन रेशोज प्रोपोर्शन में होते हैं। कैसे प्रोपोर्शन में होते हैं? तो अच्छा ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपको पता है कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं? वो आप डायरेक्शन रेशो से फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप अगर L1 L2 की जगह अगर डायरेक्शन रेशोज के फॉर्म में अगर आप इसको लिख दो तो आपको डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शन में आते ही ये समझ में आ जाएगा। आप इसको लिखेंगे ना A1/√ऑफ, जैसे मान लीजिए जो भी आपने लाइंस ली है तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस लाइन का, पहले लाइन का जो भी आप यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो इस हिसाब से A1 बाय समथिंग आएगा डायरेक्शन कोसाइंस, इधर भी A2 बाय समथिंग आएगा। तो उसको आप लिखिए, आपको रेशो, जैसे मान लीजिए इसका मैं लिखता हूँ A1/√ऑफ जो भी आ रहा है विच इज़ A2/√ऑफ दिस। तो आप A2 को इधर ले आइए, A1/A2 कीजिए और उसको उधर लाइए, तो ये वाला क्वांटिटी तीनों में भी सेम आएगा राइट हैंड साइड का। तो उससे आप लिख सकते हो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इससे समझ में आता है कि डायरेक्शन रेशोज क्या है, प्रोपोर्शन में होते हैं पैरेलल लाइंस के। So these are the things that we must have to discuss about the direction ratios, angles and cosines, so that we will be able to solve the examples and इसको अच्छे से ध्यान में रखना है, इसकी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज को। गुड बाय।